नमस्कार दोस्तों, और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के विषय में आप सभी को पता होगा, जैसा कि कल हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसका नाम था आदि मानव काल। हम जिसमें कि पढ़ चुके थे अपना आदि मानव काल के विषय में कि आदि मानव काल में प्राइमेट्स क्या होता था, आदि मानव काल में किस तरीके से जो प्राइमेट्स थे उन्होंने अपने 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना सीख लिया। इस तरीके से क्या हुआ, आगे धीरे धीरे हमने फिर हम पूरा पाषाण काल, इसके जो आदि मानव काल के जो 3 क्लासिफिकेशन हुई या 3 भाग हुए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, और या फिर आपका नव पाषाण काल। ये आपके कुछ काल थे आदि मानव समय के, या आदि मानव युग या प्रस्तर युग जिसको हम बोलते थे, उसके ये कुछ पार्ट थे। तो इसी सीरीज में आज हम जो करने वाले हैं, इसी सीरीज में आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक, इसी से रिलेटेड है। कल हमने यहां पर छोड़ दिया था जिसमें कि पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्रह का काम करता था, शिकारी का काम करता था जो प्राइमेट्स थे या जो आदि मानव था। मध्य पाषाण काल में वो उसके बाद में उसने अपनी चीजों को बदल दिया, खाद्य संग्रह कर लिया, उसने पशुपालन करने लगा, आखेटक भी करने लगा। नव पाषाण काल में उसने आखेटक, खाद्य संग्रह के साथ में उसने जो खाद्य उत्पादन की जो प्रक्रिया थी वो भी शुरू कर दी, जिसमें कि हमको कृषि देखने के लिए मिलती है। इन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अपनी कॉपी और अपने पेन को, जो वहां पर आप नोट्स बना रहे हैं, उनको अच्छे से खोलकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे याद रखिएगा, तरीके से आपको करने हैं बिना किसी झिझक के। अगर आपको कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को कमेंट की फॉर्म में छोड़ सकते हैं। हम अगली क्लास में उस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देंगे। तो चलिए हम अब बात कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है जी। पूरा पाषाण काल में आपको पता है, जनरली मैंने आपको जो कल बताया था, इसमें आपका जो मानव हुआ करता था, जो आदि मानव था, वो जनरली क्या करता था, शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था और खाद्य संग्रह का काम करता था। खाद्य संग्रह का काम करता था। ये 2 उसकी बड़ी अच्छी खास बात थी। किसकी? आदि मानव की। कि आदि मानव जब पूरा पाषाण काल में जी रहा था तो उसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो शिकार करना सीख लिया और खाद्य संग्रह करना सीख लिया। खाने को किस तरीके से संग्रहण किया जाए या फिर आखेटक कैसे किया जाए, शिकार कैसे किया जाए, उसने ये 2 कार्य सीख लिए। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। और दूसरा अगर हम बात करें कि अगर हम देखें तो इस काल के कोई भी शारीरिक अवशेष नहीं मिले हैं। शारीरिक अवशेष या शारीरिक जीवाश्म या फिर शारीरिक जीवाश्म नहीं मिले हैं। याद रखिएगा, शारीरिक जीवाश्म या शारीरिक अवशेष अभी तक कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। आदि मानव काल में जो पूरा पाषाण काल है, यह समय है शिकारी और खाद्य संग्रह के समय का। उस समय के कोई भी अभी तक हमें जीवाश्म या फिर अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इस समय जो मानव था वो पूर्णतः किस पर था? वो पूर्णतः शिकार पर और आपका खाद्य संग्रह प्रक्रिया, ठीक है, खाद्य संग्रह प्रक्रिया पर ही निर्भर था। क्या था? इस पर ही डिपेंड रहता था, निर्भर था। अपनी जीविका, अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए मात्र शिकार और खाद्य संग्राहक, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस वो शिकार करता था, खाना खाता था, सो जाता था, फिर उठा, नींद खुली, फिर उसको भूख लगी, शिकार करा,
फिर उसने खाना खाया, कुछ उसने जो शिकार करने के बाद जो उसको मीट मांस मच्छी जो मिलता था उसको वो संग्रहण कर लेता था, कहीं पर इकट्ठा करके रख देता था। भूख लगी तो फिर उसने वो खा लिया, वो खाद्य पदार्थ खत्म हुआ, फिर से उसने आके अटैक स्टार्ट कर दिया। तो सिर्फ इसी पर ही जीविका उसकी निर्भर थी। तो ये आपका जो है पुरापाषाण काल का जनरल 2-3 पॉइंट आप अवश्य याद रखिएगा, जो इसका निचोड़ है पुरापाषाण काल का। अब देखिए, पुरापाषाण काल के बाद में, या पुरापाषाण काल को ही कहें हम, तो जनरली पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनको बोला गया निम्न पुरापाषाण काल, एक को बोला गया मध्य पुरापाषाण काल, और एक को बोला गया उच्च पुरापाषाण काल या फिर नव पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल या फिर नव पुरापाषाण काल, ये इनको बोला गया। ठीक है जी। तो अब जो इसकी जो अगर हम निम्न पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसका जो समय रहा वो आपका रहा 1 लाख से लेके आपका 50,000 ईसा पूर्व, ये आपका समय रहा। मध्य पाषाण काल को जो इतिहासकारों ने जो समय बताया वो 50,000 से लेकर वो आपका रहा 40,000। ठीक है जी। और इसके बाद में 40,000 से लेकर 10,000 तक का जो समय रहा वो रहा आपका नव पाषाण काल, या फिर हम यूं कहें कि उच्च पाषाण काल। समझ में आ गया जी। ये इन तीनों चीजों के इन्होंने क्या दिए, इन तीनों चीजों के इन्होंने समय बता दिए गए। निम्न पाषाण काल में आपका जो समय दिया गया, जो कि पुरापाषाण काल का ही एक सब क्लासिफिकेशन है, उसका समय दिया 1 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का या मध्य पुरापाषाण काल का जो था वो दिया आपको 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और नव पुरापाषाण काल का जो था वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप ये अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम देखें जनरली, अगर हम देखें एक एक करके बात करें, अगर हम निम्न पाषाण काल की बात करते हैं, निम्न पाषाण काल की, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, अगर हम सीधे सीधे मोटे तौर पर इसकी बात करें तो यहां पर 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस निम्न पुरापाषाण काल में क्या करा गया। 2 संस्कृति यहां पर ध्यान में आई, जिसको बोला गया, एक को बोला गया पेबुल संस्कृति, जिसको हम बोलते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति। याद रखिएगा, चॉपर चॉपिंग संस्कृति हम बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग संस्कृति। और एक को बोलते हैं हम हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है जी। इसको हम चॉपर चॉपिंग को पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। चॉपर के क्या है आपकी, सोहन नदी घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोहन नदी कहां पर है आपकी, पंजाब, यहां से इसके क्या है आपके, यहां से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति के। इसको इसीलिए इस नदी के इस चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति है आपकी, इस चॉपर चॉपिंग संस्कृति के जो एविडेंस थे वो सोहन नदी से प्राप्त हुए, और इसी के कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है यहां पर परीक्षा में, सोहन संस्कृति को और दूसरी संस्कृति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं, पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, और सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये तीनों ही शब्द एक ही हैं। दूसरा हैंड एक्स संस्कृति अगर हम बात करें तो हैंड एक्स का मतलब समझिए आप, हैंड एक्स का मतलब होता है क्या, कि एक तरीके की कुल्हाड़ी। ठीक है जी। और इसके जो ये एक तरीके का उपकरण है, ये दोनों ही क्या उपकरण हैं, एक तरीके के उपकरण हैं आपके। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। और ये संस्कृति आपकी हुई है बादम दुराई और अतिरम पक्कम से। ध्यान रखिएगा, बादम
बादम दुराई और अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम यहां से, और ये कहां पर है, ये आपके मद्रास में स्थित हैं। ये दोनों कहां पर हैं, मद्रास में मिलेंगे आपको, ठीक है। और वो मद्रास कौन सा है आज का, ये आधुनिक चेन्नई है आपका, ध्यान रखिएगा। ये मद्रास कोई और नहीं, ये आपका वर्तमान चेन्नई है, मद्रास वर्तमान चेन्नई। बादम दुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं, और यह उपकरण जो हैं, इसके साक्ष्य जो आपको मिले हैं वो मद्रास से मिले हैं, और इसी के कारण इसको मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। समझ में आ गया जी। सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि हम कौन सी संस्कृति को क्यों कह रहे हैं। अगर हम बात करें हैंडेक्स संस्कृति की, तो हैंडेक्स संस्कृति को हम लोग ये जो आपकी मद्रास संस्कृति है क्यों कह रहे हैं, तो सिंपल तरीका है, जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हमको हैंड एक्स उपकरण के, वो मद्रास जो आधुनिक चेन्नई है वहां पर मिले हैं। और आधुनिक चेन्नई या फिर मद्रास में दो जगह हैं, बादम दुराई और एक अतिरम पक्कम। इन दोनों को याद रखिएगा, नाम थोड़े से पेचीदा हैं, इनको थोड़े से याद रखिएगा, बादम दुराई और अतिरम पक्कम, बादम दुराई और अतिरम पक्कम। ये प्लस मैं क्यों लगा रहा हूं, प्लस का मतलब और समझिएगा यहां पर, ठीक है, प्लस का मतलब और है, बादम दुराई और अतिरम पक्कम, यहां से आपके हैंडेक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं मद्रास संस्कृति। और जो आपकी चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति है, इसके जो सर्वप्रथम एविडेंसेस मिले, जो साक्ष्य मिले, वो आपके सोहन नदी के पास मिले, जो कि पंजाब में है, ठीक है। और इसी कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये दो चीजें आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है जी। एक शब्द आता है चाउजू कोरियन, चाउजू कोरियन, चाउ जू कोजियन, ये आपका बड़ा अच्छा शब्द है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाउजू कोजियन, ठीक है। ये क्या है जी, देखिए चाउजू कोजियन आपका, आप सबको पता होगा, इसका नाम सुनते ही आपको एक दिमाग में आ गया होगा एक देश का नाम, जिसका नाम है चीन। क्या नाम है, चीन। ये कहां पर है आपका भैया, ये है आपका चीन में, ठीक है, चीन में है इसका नाम आपका। उसके बाद जो आपका हम बताएंगे, जो चाउजू कोजियन जो चीन में है, यहां की एक खास बात है कि इसी काल में क्या हुआ था, निम्न पुरापाषाण काल में आग की खोज आदि मानव ने की थी, आग की खोज आदि मानव ने की थी। और इस आग की खोज के जो साक्ष्य मिले हैं मेरे भाई, वो मिले हैं चीन के चाउजू कोजियन से, ठीक है। चीन के चाउजू कोजियन से आपके क्या मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं आग के आविष्कार के। याद रखिएगा, आग की खोज कहां होती है हमारी, आग की खोज निम्न पुरापाषाण काल में, इस काल में आपकी खोज होती है। और चीन जो है वहां पर चाउजू कोजियन एक जगह है, या ये बोले चाउजू कोजियन एक गुफाओं का एक एरिया है, मतलब कि कहें जहां पर मतलब चाउजू कोजियन की जो गुफाएं, ये सिंपल भाषा में कहेंगे, चाउजू कोजियन की जो गुफा है, इन गुफाओं से क्या हुआ है, इन गुफाओं से आग की खोज के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आग की खोज जो करी गई उसके साक्ष्य कौन सी गुफाओं से मिले हैं। तो आपको अलग अलग गुफाओं के नाम दे देगा, और उसमें एक गुफा का नाम यह भी होगा चाउजू कोजियन गुफा। तो याद रखिएगा, चाउजू कोजियन गुफा, आप धड़ल्ले से बिना आंख बंद करे इसको, या आंख बंद करके
लगा दीजिएगा, क्योंकि बिना आंख बंद करके लगाया आपने या आंख बंद करके लगाया तो आंसर गलत हो सकता है। दिमाग का इस्तेमाल करके लगाइएगा। चाओ जू कोजियन चीन में है और इनकी गुफाओं से आग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा मानव था, आदि मानव था, उसने इसी काल में, निम्न पुरापाषाण काल में चाओजू कोजियन की गुफाओं में आग जलाई होगी। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये क्या है जी? ये आपके एक अंग्रेजी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, 1863 के पास से क्या हुआ, एक अगर हम यहीं पे लिख दें इसको, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए मैं आपको यहां पे अलग से पॉइंट बनाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट इन्होंने क्या करा, इन्होंने हैंड एक्स के साक्ष्य कहां से लिए? मद्रास से। मद्रास से इन्होंने क्या लिए? इसके साक्ष्य लिए। और मद्रास में भी कहां पर लिए? पल्लवरम। ध्यान रखिएगा, मद्रास में भी कहां से? पल्लवरम। पल्लवरम यहां एक जगह है मद्रास में, जैसे मद्रास में आपका अतिरम पक्कम, बादम दुराई या पल्लवरम, ये सारे ही कहां मद्रास की जगह हैं। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था जी? 1863 में, कहां पर? 1863 याद रखिएगा। 1863 में इन्होंने क्या किया? हैंडेक्स के साक्ष्य प्राप्त किए मद्रास के पल्लवरम से। समझ में आ गया भाइयों? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। हैंडेक्स के जो साक्ष्य थे वो कहां से प्राप्त होते हैं? मद्रास के पल्लवरम से। मद्रास के पल्लवरम से यहां इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं 1863 में। ठीक है भाई, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके सारी चीजें हो गई। हैंडेक्स संस्कृति, पेबुल संस्कृति, जिसको चॉपर चॉपिंग संस्कृति बोलते हैं, आग के साक्ष्य मिल गए आपके। ठीक है, दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर है। ठीक है जी, मिर्जापुर जिले से बेलन की घाटी है। अगर हम बोले उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, फिल्म भी आई थी, सब लोगों ने देखी होगी मिर्जापुर। हमने अभी तक नहीं देखी है क्योंकि फिल्मों का शौक नहीं है इतना। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, और यहां पर आपकी बेलन घाटी है, बेलन घाटी। ठीक है जी, बेलन घाटी से क्या हुआ? औजार के साक्ष्य मिले, औजार के साक्ष्य मिले। याद रखिएगा, औजार के साक्ष्य आपके कहां से मिले हैं? आपके उत्तर प्रदेश के सॉरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बेलन घाटी, वहां पर औजार के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्का और खास संग्राहक जो कि पुरा पाषाण काल का काम था, उसी समय निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को, नव पुरा पाषाण काल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इसमें शारीरिक अवशेष, जीवाश्म कहीं नहीं मिले हैं। सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड था आदि मानव, शिकार और खास संग्राहक पर। चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति जो कि सोहन नदी के पास में और बादम दुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको सोहन नदी या सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा, आग की जो खोज हुई वो इसी समय हुई, निम्न पुरापाषाण काल में, जिसके जो साक्ष्य हैं वो आपके चीन की चाओजू कोजियन जो एक गुफा है वहां से मिलते हैं। और रॉबर्ट ब्रूस फुट का जो योगदान रहा वो ये रहा कि 1863 में उन्होंने हैंड एक्स के साक्ष्य प्राप्त किए मद्रास के पल्लवरम स्थान से।
ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, फिर इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सफलतापूर्वक। अब हम आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। जहां जो जो अवशेष मिले हैं उनके नाम और स्थान अवश्य ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बादम दुराई कहां पर है, अतिरम पक्कम कहां पर है, पल्लवरम कहां पर है, अभी तक जो देखा आपने वो मद्रास में। चाउजू कोजियन कहां है, वो आपका चीन में है। ठीक है, सोहन नदी पंजाब, जहां से आपका पेबुल संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो एक भोपाल, जो मध्य प्रदेश के भोपाल आपका एक स्थान है। ठीक है, वहां से भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा और शैलाश्रो में औजार मिले हैं, याद रखिएगा। औजार और कहां से मिले हैं, अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मिले हैं। अभी अब हम देखें तो आपका जो आपका मध्य प्रदेश का भोपाल, यहां से आपका भीमबेटका, ध्यान रखिएगा बहुत, भीमबेटका। और आपका जो दूसरा जो स्थान है आपका, मतलब दूसरा स्थान नहीं, मतलब मध्य प्रदेश का भोपाल में ही है भीमबेटका। वहां से दो चीजें मिली हैं हमें, भीमबेटका की गुफा है और शैलाश्रय। शैलाश्रय से क्या हुआ है, यहां से हमें औजार मिले हैं। औजार कौन से, पत्थरों के औजार मिले हैं, याद रखिएगा। स्टोन एज, क्योंकि अभी ये पाषाण काल चल रहा है, तो यहां पर अभी लोहे का कोई भी उपकरण नहीं बनाया गया या किसी धातु का कोई उपकरण नहीं बनाया गया, पत्थरों से ही सिर्फ काम चल रहा है। शैलाश्रय से क्या है आपका, शैलाश्रय से क्या है आपका, औजार मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। शैलाश्रय, ठीक है, शैलाश्रय से क्या मिले हैं आपके, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश का भोपाल से हमें क्या मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं से और शैलाश्रय की गुफाओं से हमें क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। और जिनका जो समय बताया गया है वो लगभग 1,00,000 वर्ष बताया गया है। ठीक है जी, 1,00,000 वर्ष। C80 जो हम कार्बन डेटिंग करते हैं उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना, कितना समय पुराना वो औजार है। चलिए, उसके बाद में मध्य नर्मदा नदी, जो आपका होशिंगाबाद है, हथनौरा है, हथनौरा से एक मानव की खोपड़ी मिली है, याद रखिएगा, मानव की खोपड़ी, हथनौरा। और ये हथनौरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव की खोपड़ी मिली है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमें औजार ही मिल रहे थे। मानव की खोपड़ी, हथनौरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव की खोपड़ी मिली है क्योंकि यहां से। ठीक है जी, और क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत का इकलौता जीवाश्म पाने वाला, भारत का इकलौता स्थान या स्थल जहां पर क्या मिला, जीवाश्म मिला, मानव जीवाश्म मिला। इसके अलावा और कहीं नहीं मिला है पहले। कहां मिला है,
भारत का इकलौता स्थल हथनौरा जो होशिंगाबाद में है, आपका मानव की खोपड़ी मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ये औजार, तो आपके बहुत जगह मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका हथनौरा, ठीक है, मानव की खोपड़ी, ठीक है जी। भारत का इकलौता ऐसा स्थान जहां से क्या मिला हमें, एकमात्र मानव जीवाश्म मिला है, एकमात्र। इसके अलावा हमें मानव का कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ खोपड़ी मिल गई, ठीक है जी, भारत में। इसलिए आपका ये हथनौरा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया जी। अब चलते हैं हम मध्य पाषाण काल की तरफ, सॉरी मध्य पुरा पाषाण काल की तरफ। मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। देखिए जी, मध्य पुरा पाषाण काल अभी हमने आपको बताया था कि 50,000 से 40,000 से 40,000, 50,000 से 40,000, ये आपका समय है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हुआ भाइयों। देखिए जी, मध्य पुरा पाषाण काल में सबसे पहले तो हमें यह पता लगा कि उस समय क्वार्टरजाइट पत्थर के स्थान पर अलग पत्थर का यूज होने लगा। क्वार्टरजाइट पत्थर, क्वार्टरजाइट पत्थर ये आपका नहीं, ये आपका उपयोग में नहीं था। इसकी जगह क्या यूज होने लगा, जैस्पर का पत्थर यूज होने लगा। क्या यूज होने लगा, जैस्पर, ठीक है जी। जैस्पर का पत्थर आपका उपयोग में आने लगा, या फिर चर्ट और फ्लिंट, चर्ट और फ्लिंट, ये आपके अलग अलग पत्थर हैं, इनके स्थान पर ये उपयोग होने लगे, ठीक है भाई। क्वार्टरजाइट पत्थर नहीं यूज हुआ, अब क्या हुआ, इसके स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे पत्थर उपयोग में आने लगे। क्वार्टरजाइट पत्थर आप लोगों को पता होगा, ये एक बलुआ पत्थर होता है या बलुआ पत्थर होता है, ठीक है जी। इसका क्या करते हैं हम, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन इसका होता है। तो क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में ये महीन उसमें हो जाता है, किसमें, कणों में, बारीक बारीक कणों में परिवर्तित हो जाता है। और इस बलुआ पत्थर की क्या खास बात है कि इस पर दबाव देने से क्या होता है, दबाव देने से क्या होगा, ये आपका बारीक दानों में टूट जाएगा, बारीक दानों में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई। ये आपका क्वार्टरजाइट पत्थर का कुछ दो पॉइंट है। रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है, अगर इस पर दबाव डालेंगे और दबाव डालने के बाद में बारीक दानों में ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अगर हम देखें तो इस काल में हमें कुछ चीजें और मिली हैं जिसको हम बोलते हैं फलक संस्कृति, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति। बड़ी इंपॉर्टेंट संस्कृति है ये फलक संस्कृति। देखिए फलक क्या है, फलक एक प्रकार का पत्थर है, औजार है। फलक क्या है, एक प्रकार का औजार है, और ये औजार पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, पत्थर को तोड़कर
ठीक है जी, पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं फलक। फलक संस्कृति हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पत्थर को तोड़कर एक फलक बना दिया जाता है, जिसको वजह से हम फलक संस्कृति कहते हैं। और ये फलक औजार की तरह आदि मानव इसको यूज करता था। ठीक है, इस समय देखिए और क्या बना, इस समय देखिए और अगर हम बात करें तो वेदनी अगर आपने देखा हो, छेदनी, खुरचनी, ठीक है जी, फलक के साथ में आपका वेदनी, खुरचनी, ये सारे पत्थर से बनते थे, कोई भी लोहा नहीं होता था इसमें। ठीक है, छिलनी, छेदनी, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे पत्थर से बने थे, पत्थर निर्मित थे, या फिर हम बोले पाषाण निर्मित थे, पत्थर से निर्मित थे ये। फलक संस्कृति, वेदनी, खुरचनी, छिलनी, छेदनी, ये सारे आपके पत्थरों से मिलकर बने होते थे। अगर आप देखो आज के समय में जो किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, किसान बहनें हैं, वो क्या करते हैं, उनके हाथ में आपने देखा होगा कि एक छोटी सी लोहे की पतली सी धारदार एक प्लेट होती है, उसके ऊपर पकड़ने का एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी में लगा होता है ऐसे ही उसमें लगा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, अगर आप उसको देखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, खुरचनी बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, खुरचनी। ठीक है, तो जैसे वो कहां यूज होती है, अगर आप देखेंगे जहां पर खेत में, जो गांव की भाषा में एक पलेवा होता है ना, वहां पे यूज होती है, उपयोग होती है, छोटी छोटी घास को काटने के लिए, है ना, जड़ से खत्म करने के, जिससे कि जो घास है वो ज्यादा उगकर और दूसरी फसल जो है उसको नुकसान ना पहुंचा दे, खुरचनी वहां यूज होती है ना। आपने देखा होगा फावड़ा यूज होता है, छेदनी अलग से यूज होती है, आपकी कुल्हाड़ी अलग से यूज होती है, एक धारदार जो फलक लगी हो जिस पर, वो अलग। तो मतलब पत्थर के अलग अलग निर्माण करने वाले या निर्मित जो औजार थे वो उस समय आदि मानव ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कार्य के लिए डेवलप कर दिए थे। हो सकता है कुछ इसमें से औजार शिकार के काम में आ गए हों, हो सकता है कि कुछ औजार उसने मांस को काटने के कार्य में लिए हो सकता है कुछ औजार उसने अपनी रोजमर्रा की चीजों में लिए हों, कुछ हो सकता है कि किसी को काटने के लिए ले लिए हों, किसी को उठाने के लिए लिए हों, भाला किसी को फेंक के मारने के लिए उसने नुकीली चीज बना ली हो, फलक बना दियो ऊपर, नुकीली फलक। तो पत्थर से बना हुआ जो औजार थे उस समय वो निर्मित हो चुके थे। आदि मानव अलग अलग तरीके के क्या कर रहा था, जो आपके औजार थे पत्थरों से बने, उनका उपयोग करने लगा था। ठीक है जी, पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक चीज और होने लगी। जब इंसान क्या कर रहा था, जब इंसान शिकार कर रहा था तो उस समय कुत्ता या कुत्ता नहीं बोलेंगे हम, कुत्ते को पालना शुरू किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया गया, कुत्ते को पालतू बना लिया गया। ठीक है जी, ये आपका मध्य पाषाण काल में आपका क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य पुरा पाषाण काल के माध्यम से। ठीक है जी, क्वार्टरजाइट पत्थर की जगह जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे पत्थर उपयोग में आने लगे। ठीक है, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। फलक संस्कृति यहां पर डेवलप हुई, जिसमें कि आपका पत्थर को तोड़कर ऊपर की तरफ एक फलक लगा दी जाती थी, जिसका उपयोग अलग तरीके से करते थे, शायद शिकार के लिए कर रहे होंगे। वेदनी, खुरचनी, छेदनी, ये सब पत्थरों से बनाए जाते थे। आदि मानव ने उस समय इन सब का निर्माण कर लिया था। और एक अच्छी चीज हुई, उसने जानवर को पालना शुरू कर दिया। सारे जानवरों को नहीं,
सिर्फ कुत्ते को पालना शुरू किया था, पालतू बना लिया गया उसको। क्या बना लिया गया? पालतू जानवर बना लिया गया। उसका पर्पस कुछ अलग होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कुत्ते को पालने के लिए क्या ऐसा रीजन रहा होगा। हो सकता है अपनी सेफ्टी के लिए उसने, आदि मानव ने उस कुत्ते को पालना शुरू करा होगा, अपने साथ में उस कुत्ते को भी मांस खिलाना चालू करा होगा। ठीक है, अगर कोई जानवर उसकी तरफ अटैक करने आ रहा है तो कुत्ता हो सकता है कि आदि मानव को पहले ही बिल्कुल अटेंशन कर दे। इस तरीके की कुछ रीजन रहा होगा कि कुत्ते को पालना शुरू कर दिया गया, या ये भी हो सकता है कि अपने शौक के लिए उसने पाला होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज करी कि जानवरों का भी पालन स्टार्ट हो गया उस समय। तो ये आपका है भाई मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की तरफ। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अपने उस समय पर जो आपका 40,000 से लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व का समय है, जिसको हम उच्च पुरापाषाण काल बोलते हैं, या यूं बोले नव पुरापाषाण काल की कुछ नया हुआ। और इसमें क्या नया हुआ? इसमें नया यह हुआ भाई साहब कि जो आदि मानव था, अब तक जो पत्थरों के हथियार वो बना रहा था, औजार जो बना रहा था, उसने क्या किया? उसने उपकरण को उच्च पुरापाषाण काल, इसका समय आपको पता है, हमने बता दिया था आपको, 40,000 से लगभग 10,000। ठीक है भाई, इसमें सबसे बढ़िया जो चीज हुई वो हुई ब्लेड की तरह पैने हथियार या पैने उपकरण, या ब्लेड की तरह धारदार हथियार इसने बनाने क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? इस समय चकमक उद्योग की स्टार्टिंग हुई। चकमक उद्योग, और यहीं से होमो सैपियंस का उद्भव हुआ। होमो सैपियंस का उद्भव हुआ। ये तीन चीज आपकी उच्च पुरापाषाण काल में हुई भाई। ठीक है, और इन होमो सैपियंस को ही हम आधुनिक मानव की संज्ञा देते हैं। आधुनिक मानव की संज्ञा देते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल में लगभग ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर हम देखें तो उच्च पुरापाषाण काल में आपका तीन चीजें हुई कि मालिक चकमक उद्योग पे आ गए। ठीक है जी, चकमक उद्योग के साथ साथ क्या हुआ? धारदार हथियार बनाने लगे, ब्लेड की तरह शार्प, और होमो सैपियंस जिसको हम आदि मानव कहते हैं, ये आदि मानव का भी उदय हो गया। ये उच्च पुरापाषाण काल का तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपसे पूछा जाए कि आदि मानव ने धारदार हथियार कब बनाने स्टार्ट करे, अगर उसमें उच्च पुरापाषाण काल नहीं है, सिर्फ पुरापाषाण काल है, तो याद रखिएगा आप उसमें पुरापाषाण काल ही लगा के आइएगा आंख बंद करके। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये तीन पॉइंट है, ब्लेड, चकमक उद्योग और होमो सैपियंस। तो इसी के साथ में आपका जो पुरापाषाण काल के इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है, चाहे वो बदमदुराई हो, चाहे अतिरमपक्कम हो, पल्लवरम हो, बेलन घाटी हो, मिर्जापुर हो, भीमबेटका की गुफाएं हो, है ना, शैलाश्रय हो, यहां से हमको क्या मिला है? पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है जी। तो ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और इस चीज में आप एक पॉइंट अवश्य ध्यान रखिएगा, हथनौरा, जहां से हमें मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। भारत में सिर्फ हथनौरा ही एक ऐसा स्थल है जहां से मात्र मानव की एक मात्र साक्ष्य मिले हैं जीवाश्म के, या मानव के जीवाश्म हम बोलेंगे, ठीक है, साक्ष्य के जीवाश्म नहीं बोलेंगे, जीवाश्म मिला है हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए, इसके साथ में आपका पूरा पाषाण काल पूरा हो जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में इतना ही हुआ था हमारा, इससे ज्यादा हमारा नहीं है। अब आगे चल के डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आखेटक और खाद्य संग्राहक, जो कि पूरा पाषाण काल की निम्न विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उसने सिर्फ इतना ही करा। औजार बनाए, नुकीले औजार बनाए, धारदार औजार बनाए ब्लेड की तरह। ठीक है जी, शिकार किया, मांस खाया, सब कुछ खाया, आग की खोज करी, है ना, काउजूकोजियन से, जो चीन में है। अब मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा डेवलपमेंट करेगा अपने की तरफ, वो पशुपालन की तरफ बढ़ जाएगा, फिर कृषि की तरफ बढ़ जाएगा नव पाषाण काल में। तो ये आपका अभी तक का पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे यूपीएससी के माध्यम से, वो ये थे। अब हम अगर बात करें तो इसमें आप नाम लिख लीजिए। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, कुछ क्षेत्र बता रहा हूं, कुछ स्थानों के नाम बता रहा हूं जो कि आपके पुरा पाषाण संस्कृति में आते हैं। ठीक है, या फिर यूं कहें कि पुरा पाषाण संस्कृति या पुरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है जी, महत्वपूर्ण स्थल, इनके नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैंने आपको बताया सोहन नदी। सोहन नदी जो कि आपकी कहां है, पंजाब। पंजाब कहां है आपका, पाकिस्तान। फिर मैंने आपको बताया बेलन नदी की घाटी, बेलन नदी घाटी। ठीक है, ये कहां है आपका, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। ये कुछ जगह हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। उसके बाद हम बात करें तो एक है हमारा तुंगभद्रा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। ठीक है जी, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। ये जो आपके तुंगभद्रा घाटी, नर्मदा घाटी जो है, यहां से आपकी क्या मिली है, और सोहन नदी घाटी जो है आपकी, या हम ये कहें कि इन दोनों से आपकी शल्क संस्कृति मिलती है, और इन चारों से आपकी कौन सी संस्कृति मिलती है, इन चारों से आपकी फलक संस्कृति मिलती है। कौन सी संस्कृति, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति के साक्ष्य आपको यहीं से मिलते हैं। कहां से, सोहन नदी से, बेलन नदी से, नर्मदा नदी से, और आपके तुंगभद्रा नदी घाटी से। ये आपके कुछ जगह के नाम हैं जो पुरा पाषाण काल में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक आपका छोटा नागपुर पठार है, आपका छोटा नागपुर पठार। ठीक है जी, ये आपका है। यहां से आपकी शल्क और फलक दोनों संस्कृति मिली हैं। ठीक है, उसके बाद में मध्य भारत, मध्य भारत भी है आपका, मध्य भारत भी है आपका, यहां से भी साक्ष्य मिले हैं। गुजरात भी है आपका। ठीक है भाई,
गुजरात से भी आपके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र भी है आपका, महाराष्ट्र भी है आपका, आपका कर्नाटक भी है आपका, ठीक है। और एक आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भाई ये कुछ आपकी चीजें हैं। ये जो है आपका छोटा नागपुर पहाड़ और आपका आंध्र प्रदेश, यहां से आपकी जो आपकी कौन सी संस्कृति है, शल्क संस्कृति और फलक संस्कृति। सा का मतलब शल्क है और फा का मतलब फलक। ये दोनों संस्कृति आपकी यहां से मिली है, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा जगह के। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जहां से हमें शल्क और फलक संस्कृति के बारे में या फिर दोनों संस्कृति के बारे में पता चलता है। पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं अवश्य याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आज हमारा जो पुरापाषाण काल, जिसको हमने 3 भागों में बांटा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और आपका उच्च पुरा या नव पुरापाषाण काल, जिसका समय 1 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व, मध्य का आपका 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल का आपका जो समय था वो था आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये जो समय है आपका लगभग, ये समय की जो घटना हुई हैं, चाहे वो आपके नर्मदा घाटी के पास में हो, चाहे वो भीमबेटका की गुफाओं में हो या चट्टानों के शैलाश्रम में हो, ठीक है, या फिर आपका जो हैंडेक संस्कृति है या पेबुल संस्कृति है जो अतिरमपक्कम से हो, बेदमदुराई से हो या फिर पल्लवरम से हो आपका, चाहे मिर्जापुर से हो, चाहे आपकी चीन की काउजू कोजियन की गुफाओं से हो, वो सभी जो हुए हैं इवेंट वो इसी काल में हुए हैं, पुरापाषाण काल में हुए हैं। अगर पुरापाषाण काल से आपका कोई भी और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। इसी के साथ पुरापाषाण काल हमारा पूरा होता है। जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम यूपीएससी के माध्यम से हम इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्लास अपनी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, वरना तो आपको पढ़ने के लिए इतना सारा कुछ है कि आप फिर यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो हमें यूपीएससी के लिए ये अवश्य समझना जरूरी है कि कितना कंटेंट कहां कहां से और कैसे कैसे पढ़ना है और कौन सा कंटेंट छोड़ना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बड़ी रोचक लगी होगी, ठीक है, अच्छी लगी होगी, मजेदार लगी होगी और आपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। कल हम पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल, ठीक है। तो अब विदा दीजिए, आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, आप सभी अपनी मंजिल तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।